कब पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। पशुपालन व्यवसाय से कमा रहे अच्छा मुनाफा, एक किसान से मुलाकात। बकरियों में फड़किया रोग की समस्या और उसका निदान। गोभी वर्गीय सब्जियों में लगने वाले हानिकारक कीट और रोग और इनकी रोकथाम। अपने प्रदेश हरियाणा की बात करें तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में पशुपालन व्यवसाय का अहम योगदान है, अहम भूमिका है। और जो किसान इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं इससे अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। और इसी के अंतर्गत हम आपको मिलवाने वाले हैं हिसार के किसान नरेश कुमार से, जो पिछले कुछ वर्षों से इस व्यवसाय को अपनाए हुए हैं और इस समय उनके पास 37 गायें हैं जिनसे वो अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके अनुभवों को। मेरे पास 37-38 गायें हैं और 10-12 छोटी बछड़ियाँ हैं। ये HF है जी, मैक्सिमम 1-2 शाहीवाल की क्रॉसिंग है, जिसका देख रेख में अपना खुद की तैयार करते हैं, जिसमें 8-10 तरह का अनाज मिक्स है और 3-4 बंदे रख रखे हैं, वो इनकी देख रेख में रखते हैं। अपने हरा चारा वगैरह खुद का ही अपना इधर बिजाई कर रखा है और 25 लीटर वाली गाय को 8 किलो दाना दिया जाता है। आवास प्रबंधन के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि एक अच्छा बाड़ा पशुओं में तनाव की स्थिति को कम कर देता है, जिसका सीधा असर पशु की उत्पादकता पर पड़ता है। इसलिए पशुशाला को साफ सुथरा रखें। पशुओं को खड़े होने, बैठने तथा चारों ओर घूमने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। सुबह बंदे 4 बजे उठ के लग जाते हैं। सुबह उठते ही अपने इनको पहले चारा वगैरह डालते हैं और दाना डाल देते हैं। फिर मिल्किंग करने के बाद 7 बजे गायों को नहवाना और नीचे वॉश करना, फिर इनको बाहर निकाल देते हैं। फिर शाम को 4 बजे तक गाय बाहर ही खुली रहती। एक टैंक पानी का बाहर बना रखे हैं, 2 अंदर बना रखे हैं। पानी की व्यवस्था भी उसके साथ साथ होती रहती है। 4 बजे फिर शाम को वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अपने इनको चारा वगैरह डालना और दाना डाल के दूध निकाल लेना। शाम को फिर हरा चारा वगैरह डाल के फिर पूरी रात इनको खुला छोड़ देते हैं। सर्दियों में ऐसा है, दिन में तो बाहर धूप होती है, रात को आधा साइड अपना कच्चा रख रखा है, जो ग्रुप में बैठ जाती है। बाहर को तिरपाल वगैरह लगा रखे हैं हवा के को रोकने के लिए, और नीचे मैट वगैरह बिछा रखे हैं। ये मैट से इनके ठंड वगैरह ख़राब नहीं होते, मास्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होती। और जो भारी भरकम गायें हैं उनको बैठने उठने में परेशानी नहीं होती। ऐसा अगर गाय का अगर फीड बैलेंस फीड अगर बढ़िया तैयार किया जाए तो बीमारी की कमी चांस होते हैं आने की। अगर फिर भी अगर कोई गाय बीमार हो जाती है या हीट में आती है तो हम उसको अलग से रखते हैं,
और डॉक्टर सिर्फ हमारे यहाँ पर AI के लिए आता है। और अगर कोई गाय बीमार हो जाती है, मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उसकी अलग से कुछ ट्रीटमेंट, हमारी जो टीम है अलग से ट्रीटमेंट करती है डेयरी की। मास्टाइटिस की प्रॉब्लम एक रिपीट की प्रॉब्लम, ये मेन प्रॉब्लम आती है। मास्टाइटिस की प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहले तो गाय को दूध निकालने से पहले थनों को लाल दवाई से, पोटेशियम परमैंगनेट से साफ किया जाता है थनों को, और दूध निकालने के बाद फिर उसके पर एक अलग दवाई, स्पेशल दवाई का स्प्रे किया जाता है, ताकि क्योंकि ये जो दूध निकालने के बाद आधे घंटे तक इसका जो थन का जो होल होता है वो खुला रहता है, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह एंट्री करने से मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है। उससे बचाने के लिए हम स्प्रे यूज करते हैं। कोई गाय किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है या डेथ इंश्योरेंस भी लगा रखा है, ताकि कोई गाय तो मर जाए पर फार्मर ना मरे, इसलिए इंश्योरेंस भी करा रखा है। और इंश्योरेंस 50,000 तक का इंश्योरेंस है इनका। ये 35 से 40 रुपये केजी तक जाता है। वैसे तो मार्केट में गाय के दूध की वैल्यू 32-33 रुपये है, लेकिन हम अपने खाद पानी वगैरह कुछ नहीं डालते, अच्छा बढ़िया दूध तैयार करते हैं। और इसमें फीड वीड भी अपने स्पेशल डालते हैं ताकि फैट वगैरह अच्छी आए, तो इसलिए हमारा दूध 40 रुपये किलो तक जाता है। एक गाय पे जी आ जाता है 250 रुपये के करीब। एक गाय को लगभग 150 रुपये के आसपास तो दाना डाल देते हैं। एवरेज बेस पे 20 रुपये किलो दाना पड़ जाता है, और हरा चारा दाना मिला के टोटल 250 रुपये के आसपास खर्चा आ जाता है। दूध देती जी एवरेज पड़ जाती है हमारे 15 लीटर की सभी गायों की। वैसे तो 15 से लेके 25, 30, 35 तक की हैं। लगभग 600 रुपये का दूध की एवरेज पड़ जाती है डेली की एक गाय की, और 250 रुपये खर्चा आ जाता है। हर गाय द्वारा 16 लीटर दूध का उत्पादन मिलता है, जिसका औसत बाजार मूल्य 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से इन्हें 640 रुपए की कुल आय प्राप्त होती है, तथा ये उत्पादन लेने के लिए प्रबंधन खर्च 280 रुपए आता है। प्रबंधन खर्च को कुल आय में से घटाने पर इन्हें 360 रुपए की शुद्ध आय प्राप्त होती है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई खेती के साथ बकरी पालन व्यवसाय को अपनाए हुए हैं और अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं, परंतु ये लाभ कभी कभी घातक बीमारियों के कारण घाटे में चला जाता है, जिसमें एक प्रमुख बीमारी है फड़किया। यदि समय रहते इस बीमारी का नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे किसानों को भारी हानि उठानी पड़ सकती है। तो इस बीमारी से किसान अपनी बकरियों को कैसे बचाएं और इसके निदान के लिए क्या कुछ करें, इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं एक पशु विशेषज्ञ डॉक्टर ML गुर्जर। बकरी में जो एक मुख्य बीमारी दूसरी पाई जाती है फड़किया रोग या एंट्रोटॉक्सीमिया जिसको बोलते हैं, जो बीमारी है जिससे काफ़ी जो है बकरियों में नुकसान होता है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई बकरी पालन करके अच्छा लाभ कमाते हैं, परंतु ये लाभ कभी कभी रोगों के कारण घाटे का शिकार हो जाता है। बात करें बकरियों में होने वाले रोग फड़किया की, तो इससे प्रभावित बकरियां झुंड में ही मर जाती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये रोग किन किन कारणों से होता है। तो ये बकरी में एक फैलने वाली मुख्य बीमारी है। तो इसके फैलने के क्या कारण है? सबसे पहले तो ये बकरियों में होने वाली एक प्रमुख विषाणु जनित बीमारी है। इसमें जो बकरी का जो रेवड़ होता है उसमें सबसे अच्छे व तंदुरुस्त पशु जो है इसका अधिकतर शिकार होते हैं। यानी जो हेल्दी पशु होगा, तंदुरुस्त होगा, उसमें ये बीमारी जल्दी लग और वो सबसे पहले अफेक्टेड होता है। इसके अलावा जो अधिक प्रोटीन युक्त खुराक लेने एवं ताज़ा फसल कटे हुए खेतों में, विशेषकर जो है सरसों व चने की कटाई के तुरंत बाद खाली खेतों में जो है भेड़ और बकरी का जो झुंड होता है उसको अपन जो है चरने के लिए छोड़ देते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि ये दाने होते हैं चने के, सरसों के, तो वो दाने खाएगी। दानों में प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो उससे जो है उसके भेड़ों में अधिक चर लेती है, भेड़ या बकरियां अधिक चर लेती है और उसके जो है आवेवी जीवाणु यानी कि शरीर में विष उत्पन्न कर रोग पैदा कर देते हैं। कई बार तो पशु में क्या रोग के लक्षण प्रकट होने का जो है समय भी नहीं मिलता है तथा पशु की जो है अचानक मृत्यु हो जाती है। किसान भाइयों, आप बकरियों में होने वाले फड़किया रोग को कैसे पहचानें और क्या हैं इसके लक्षण, इस हेतु जानकारी के लिए मिलते हैं।
अब इस बीमारी के सबसे पहले जब जानवर में बीमारी आएगी तो क्या क्या लक्षण जो है जानवर प्रदर्शित करता है। पहला जो है पेट में जो है तीव्र दर्द होने के कारण जो भी पीड़ित पशु है वो बेचैन होकर जो है उछलने कूदने एवं तड़फड़ने लगता है और धीरे धीरे फिर उसमें आफरा आ जाता है। तो इस प्रकार जो है आफरा आ जाता है जानवर में, पेट फूल जाता है और इसमें भी जो है बाहीं तरफ की जो कोंख है वो ज़्यादा फूल। रोगी पशु जमीन पर गिर जाता है और उसकी जो टांगें और गर्दन जो है खींचने लगती है और पशु सिर को जो है अपने सिर को जो है दीवार या और कोई लकड़ी या कोई खंबे से मारता है। इसके अलावा जो है कुछ पशुओं में जो दस्त लगने शुरू हो जाते हैं, मुंह से झाग निकलते हैं तथा मांसपेशियों में जो है फड़कन होती है और अंतिम अवस्था में जब पशु जो है जमीन पर जो है लेटे लेटे जो है अपने टांगों को हिलाता है आगे पीछे, जैसे अपन साइकिल चलाते हैं ना वैसे टांगों को चलाता है और अंत में जो है पशु की जो है मृत्यु हो जाती है। किसान भाइयों, आपकी बकरियों में फड़किया रोग न हो इसके बचाव के लिए कौन से उपायों को अपनाएं और यदि इस रोग से आपकी बकरी ग्रसित है तो इसका इलाज कैसे कराएं, इस बारे में सुझाव के लिए मिलते हैं। और अब इसके लिए किसान भाई क्या बचाव या उपचार करे, तो सबसे पहले तो इसका जो है अपने पशुओं में जो है प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च, इसके बाद वापस जुलाई अगस्त में जो है इसका जो है इस बीमारी का टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए जिससे कि ये बीमारी जो है पशुओं में नहीं आए। इसके अलावा ताजी फसल जो कटे हुए खेतों में जो पशुओं को कम समय तक चराना चाहिए जिससे कि अधिक प्रोटीन युक्त चारा जो है कम मात्रा में जानवर को मिले और ये बीमारी नहीं फैले। इसके अलावा जब अपन जानवर को शाम को बाड़े में बंद करते हैं तब जो है प्रत्येक बकरी का जो है निरीक्षण कर लेना चाहिए कि किसी बकरी का जो है पेट फूला हुआ तो नहीं है। अगर फूला हुआ लगता है तो उसको जो है 10 से 20 ग्राम जो है मीठा सोडा दे देना चाहिए। इसके अलावा जो है रोगी पशु को जो है तुरंत जो है नज़दीकी जो पशु चिकित्सालय में दिखाना चाहिए तथा जहाँ पे प्रभावित क्षेत्रों में जो है चराई के समय में कमी करनी, जैसे अपन चरने के लिए भेजते हैं तो उसको चराई का जो समय है ग्रेजिंग टाइम जो है उसको कम कर देना। तो अगर ये ध्यान किसान भाई रखे तो जो है इस बीमारी से जो है अपन किसान बकरी को बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हिमाचल प्रदेश की जलवायु बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए अति अनुकूल है और इन सब्जियों में गोभी प्रजाति की सब्जियां जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, लाल गोभी इत्यादि प्रमुख हैं। ये फसलें विभिन्न समय में प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में उगाई जाती हैं और इन फसलों पर विभिन्न कीट और रोगों के अतिक्रमण से पैदावार का अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है और किसानों को काफी आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। तो कौन कौन से ये कीट और रोग, इनका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं वाईसी परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन के डॉक्टर संदीप कंसल। किसान भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल सर्दी का मौसम चला हुआ है, वह हिमाचल प्रदेश में गोभी व मटर की मुख्य फसलें हैं जिसके द्वारा किसान भरपूर फायदा ले रहे हैं। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों में रोग उत्पन्न करने के लिए बहुत से रोग कारक जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, सूत्रकृमि इत्यादि जिम्मेदार होते हैं जिनकी वजह से इन सब्जियों के उत्पादन और उनकी गुणवत्ता में कमी आती है और इससे किसानों को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ता है। गोभी वर्गीय फसलों को हानि पहुंचाने वाले प्रमुख रोग, इनके लक्षण
और रोकथाम के बारे में जानते हैं। गोभी की फसल में 4-5 तरह की मुख्य बीमारियां आती है। उनमें एक बीमारी है काला सड़न रोग, जिसको हम इंग्लिश में ब्लैक रोट भी बोलते हैं। इसके साथ साथ तना विगलन रोग भी आती है। अब हम बात करते हैं काला सड़न रोग। ये एक जीवाणु द्वारा होती है तथा बीज से ये बीमारी आती है। आरंभ में पत्ते किनारे से पीले होकर बी शेप की तरह काले होकर मुख्य शिराओं की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे ये पूरे पत्ते को गिला देता है और ये रोग पत्तों से होते हुए तने की तरफ बढ़ता है। वह तने भी सड़ जाते हैं, फल और फूल भी इसके सड़ जाते हैं। और इस बीमारी के उपचार के लिए हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा, एक बीज हम सर्टिफाइड एजेंसी से ही लें। इसके अलावा जब ये बीमारी खेत में आती है उसके लिए भी हमें स्प्रे करना चाहिए, जैसे कि कॉपर तांबे पर आधारित जो फफूंदनाशक हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या बोर्डेक्स मिश्रण है, इनका हम दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का हम 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं और बोर्डेक्स मिश्रण जो एक रामबाण है इसका भी हम स्प्रे कर सकते हैं, जो 4:50 की रेशो में हम इसमें स्प्रे करते हैं। इसके अलावा जो गोभी में जो बीमारी आती है वो है तना विगलन रोग। ये बहुत ही मुख्य बीमारी है और इसके जो बीजाणु हैं बीमारी के वो जमीन में पैदा होते हैं और जैसे ही जमीन में नमी बारिश के द्वारा बहुत हो जाए या पानी ज़्यादा पानी देने के कारण इसके जो बीज है बीमारी के जर्मिनेट होकर तने को या जो पत्तों की नीचे शिराओं को ग्रसित करते हैं और पत्ते पीले शुरू हो जाने लग जाते हैं। और ये जो बीमारी है ये तनों पे विगलन रोग करता है, सड़ाना शुरू कर देते हैं और पत्ते सारे सड़ जाते हैं, तना भी सड़ जाता है और फूल पे भी ये सड़ाना शुरू कर देता है। इस रोग के उपचार के लिए ये जरूरी है कि अगर ये रोग बहुत ही भयानक रूप में हर साल आता जा रहा है तो हमें फसल चक्कर अपनाना चाहिए। उसके साथ फफूंदनाशकों जैसे इंडोफिल M45 के साथ साथ बेबिस्टिन नाम की दवाई का स्प्रे करना चाहिए। इंडोफिल का 2.5 ग्राम और बेबिस्टिन का आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे 10 दिन के अंतराल पे कर देना चाहिए। इसके अलावा इनमें बीमारी गोभी की प्रजाति में आती है धब्बा रोग, जो खासकर बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा आती है। पत्तों पे धब्बे पड़ जाते हैं और पत्तों पे धब्बे बड़े बन के फैल के पत्ते को सड़ा देते हैं, साथ में तने में भी फैल जाते हैं और गोभी वाली बीज वाली फसल को भी नुकसान करते हैं। इसके उपचार के लिए बीज का उपचार कई दवाइयाँ जैसे थीरम है, कैप्टॉन है, इन दवाइयों द्वारा 3-4 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ मिक्स करके सूखा उपचार देते हैं। इसके अलावा इनमें हम स्प्रे करते जो बीमारी के जैसे लक्षण हमें दिखते हैं, इंडोफिल M45 या जायरम या जैनब नामक की दवाइयों को हम 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं। अच्छा, ये जानना जरूरी है कि बरसात के मौसम में इन दवाइयों के साथ हमें स्टिकर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। स्टिकर का इस्तेमाल हमें आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से हम स्टिकर मिला सकते हैं। किसान भाइयों, एक अनुमान के अनुसार 25 से 30% गोभी की फसल कीट एवं व्याधियों के प्रकोप से नष्ट हो जाती है। और अगर बात करें गोभी वर्गीय फसलों में लगने वाले कीटों की, तो इनमें माहू, चेपा, हीरक, पृष्ठ पतंगा आदि प्रमुख हैं, जिनका समय से नियंत्रण करना बेहद ही जरूरी होता है। तो किस प्रकार करें इनकी रोकथाम, आइए जानते हैं। इन रोगों के अलावा गोभी प्रजाति फसलों में कीटों का भी काफी विनाश रहता है। एफिड्स जो हैं ये निरंतर काफी ये छोटे पौध से लेके गोभी बीज वाली फसल तक काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए हमें एक सिस्टमिक दवाइयाँ जैसे कॉन्फिडोर या जिसे इमिडाक्लोप्रिड, इसका हम आधा ml प्रति लीटर के घोल से भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा डायमंड बैक माउथ, इनकी सुंडियां जो है पौधे में पंक्चर करके पूरे पौधे को नष्ट कर देती है। इनके लिए हमें प्रोफेनोफोस या प्रोफेक्स का हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से हम घोल बनाकर इनको हम 7 से 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे करने से इन पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। तो आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला सिरमौर से राम स्वरूप जी ने। यह लहसुन की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राम स्वरूप जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आपने अपने खेत में लहसुन की फसल यदि लगा रखी है और बढ़िया उन्नत किस्म का बीज काम में लिया है, आपने अच्छी मेहनत की है, फसल अच्छी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इसमें कीट एवं बीमारियां लगती हैं जिसकी वजह से फसल को नुकसान होता है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में कई तरह के रस चूषक कीटों का प्रकोप होता रहता है और इन कीटों के द्वारा लहसुन की फसल में भारी नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे किसानों को बहुत कम लहसुन का उत्पादन ही मिल पाता है। लहसुन में जो लगने वाले प्रमुख कीट हैं उसमें थ्रिप्स मुख्यतः है। थ्रिप्स की वजह से फसल को काफ़ी नुकसान होता है और जिन फसल में थ्रिप्स लगता है, यदि उन फसल में पौधों को अपन गौर से देखें तो पत्तियों पे सफ़ेद रंग के या हरे रंग के चकत्ते से दिखाई देंगे। ये जो चकत्ते होते हैं ये थ्रिप्स की वजह से होते हैं। यहाँ से थ्रिप्स जो है वो पत्तियों का रस चूस लेते हैं और उनके प्रकोप की वजह से यहाँ पे चकत्ते बन जाते हैं। इसकी वजह से जो फसल है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और यदि फसल की प्रारंभिक अवस्था में इनका प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है तो फसल की बढ़वार रुक जाती है और कई बार तो ऐसी स्थिति भी आती है कि फसल में कंद जो है बहुत ही छोटे आकार के या नहीं के बराबर बनते हैं, तो इससे काफ़ी फसल को नुकसान होता है और जिसकी वजह से हानि उठानी पड़ सकती है। जो कीट है दूसरी फसलों में भी जैसे आपके खेत में मान लो लहसुन की फसल नहीं है तो ये कीट दूसरी फसल में आश्रय ले लेता है और जब आप लहसुन की फसल लगाते हैं तो ये वहाँ पे आकर के और ये नुकसान करता है। लहसुन की फसल में इस भारी नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस थ्रिप्स कीट का नियंत्रण करें। तो किस प्रकार से करें इसका नियंत्रण, आइए जानते हैं। तो जो ही अपन देखें कि यदि सफ़ेद रंग के छोटे चकत्ते से दिखाई दे रहे हैं पत्तियों के ऊपर, तो उसी समय इसके नियंत्रण के लिए कीटनाशी दवाओं का स्प्रे करना चाहिए। इसके लिए जो कीटनाशी अपन प्रयुक्त ले सकते हैं उसमें मेलाथियान यदि अपन काम में ले रहे हैं तो 1 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करें। इसके अलावा डाइमेथोएट भी काम में ली जा सकती है, उसके लिए 1 ml दवा 1 लीटर पानी में मिलाएं। प्रोपेनोफॉस यदि अपन काम ले रहे हैं तो 0.8 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करें और इस तरीके से स्प्रे के जो घोल बनाते हैं उसमें स्टिकर मिलाना बहुत ही आवश्यक है। स्टिकर एक टंकी में 1 से 2 ml की मात्रा मिलाते हैं और स्टिकर मिलाने से ये फ़ायदा होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि लहसुन की जो पत्ती होती है वो चिकनी होती है। यदि अपन ऐसे छिड़काव करेंगे तो वो जो पानी है वो पूरा बह करके नीचे आ जाएगा और पत्तियों पे चिपकेगा नहीं। स्टिकर मिलाने से जो घोल है आपका कीटनाशी का ये पत्तियों पे चिपकेगा और लंबे समय तक वहाँ पे चिपका हुआ रहेगा। तो जो अपन ने कीटनाशी का जो छिड़काव किया है वो कीटनाशी दवा का असर काफ़ी लंबे समय तक रहेगा और वो उसकी वजह से जो कीट नियंत्रण है वो प्रभावी रूप से हो पाएगा। यदि आवश्यकता महसूस हो दवा का जो छिड़काव है 15 दिन के बाद में पुनः दोहराएं। इस कीट के अलावा लहसुन की फसल में और कौन सा कीट लगता है ताकि आप इन्हें पहचान कर समय रहते नियंत्रण कर सकें, तो चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में एक दूसरा कीट भी लगता है जिसको माइट्स बोलते हैं। माइट को यदि अपन नंगी आंखों से देखें तो ये दिखाई नहीं देगी, लेंस की सहायता से अपन देखें तो दिखाई दे जाते हैं। बहुत ही सूक्ष्म आकार के कीट होते हैं और ये जो पत्तियां होती हैं उनकी सिराओं से रस चूसते हैं जिसकी वजह से पत्तियां हैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। तो इस तरह के फसल में या तो कंद बिल्कुल छोटे आकार के बनते हैं या कंद कई बार बनते ही नहीं है। इससे किसान को काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। तो किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए एक तो स्वस्थ बीज काम में लेना चाहिए और बीज लेने बुआई से पूर्व यदि मिथाइल ब्रोमाइड से धुआं करके और इसको उपचार करें तो इस फसल में माइट्स का नियंत्रण हो जाता है। इस तरीके से माइट से बचाव कर सकते हैं। इस तरीके से उचित समय पे उचित नियंत्रण और स्वस्थ बीज को काम में लेकर के और लहसुन की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से अधिक उत्पादन की प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रबंध है। काला तेला रोग से परेशान है मूली उत्पादक किसान। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.